हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उस पर आधारित ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो कि नवीन पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरी सीरीज बनाई हुई है। और उसका ये 42वां वीडियो है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सारे 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने इसमें कवर किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन पूरे 25 क्वेश्चंस का मैं पूरा डीप एनालिसिस लेके आया हूँ, तो उसको आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी मेरे इस सीरीज से जुड़ सकें और लगातार वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो कि फर्स्ट पेपर पर आते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पेपर जो मैंने सीरीज तैयार की है, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप मेरी सीरीज से लगातार जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ 42वां वीडियो, अगले 25 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर पर आधारित डीप एनालिसिस के साथ में। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया? ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। और किसने करवाया था? ये ऑप्शन है आपके सामने, सूरज सेन, मोहम्मद बिन तुगलक, राजा अजयपाल या फिर महाराज उदयवर्मन। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है राजा सूरज सेन के द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। और राजा सूरज सेन ये बघेल वंश के राजा थे, याद रखना, बघेल वंश के राजा थे। इन्होंने निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? ये 8वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 8वीं सदी में इस किले का निर्माण ऋषि ग्वाला, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि किसकी स्मृति में करवाया था? ऋषि ग्वाला की स्मृति में इस किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने, ठीक है, 8वीं सदी में करवाया था। और इसको क्या कहते हैं? किलों का रत्न कहा जाता है। ये आपको पहले से ही पता हो तो बहुत बढ़िया बात है। किलों का रत्न कहते हैं इसको। और इसको जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, ठीक है, इस नाम से भी इसको पुकारते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ग्वालियर के किले में जो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अपना गुजरी महल, हिंडोला दरवाजा, और सास बहू का मंदिर, जिसको कि नाम पूरा बेका मतलब गलत कर दिया है। उसका ओरिजिनल नाम देखा जाए तो शास्त्र बाहु नाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तेली का मंदिर। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये ग्वालियर के किले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म था वो किस जिले में हुआ था? सतना, झाबुआ, जबलपुर या फिर भोपाल? तो इसका सही विकल्प है झाबुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित झाबुआ जो जिला है वहां पर ये स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1906 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और झाबुआ जो कि गुजरात राज्य से लगा हुआ है, ठीक है ना, गुजरात से भी लगा हुआ है और साथ ही साथ में राजस्थान की भी बॉर्डर इस झाबुआ जिले से छूती है। ये क्लियर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जिला है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जरूर बनता है कि वो कौन सा पश्चिमी जिला है जिसकी बॉर्डर दो राज्यों से छूती है, गुजरात और राजस्थान से। तो यह है वो झाबुआ, जो कि एमपीपीएससी के पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा स्थल जो कि मध्य प्रदेश में है पाषाण काल से संबंधित स्थल नहीं है? चंबल घाटी, भीमबेटका, आदमगढ़ की गुफाएं या फिर नावदा टोली? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नावदा टोली। नावदा टोली ही है जो कि पाषाण काल से संबंधित नहीं है, ये ताम्र पाषाण काल से है। ध्यान रखिएगा, पाषाण काल अलग होता है और ताम्र पाषाण काल अलग होता है, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर समझना है आपको, क्योंकि ताम्र पाषाण काल से बाद आया, यानी कि सबसे पहले पाषाण काल आया था, उसके बाद में फिर तांबे की उत्पत्ति हुई, यानी कि तांबे की खोज की गई, उसके बाद में ये ताम्र पाषाण काल आया। और ये नावदा टोली कहाँ पर है? ये है महेश्वर में। और महेश्वर कहाँ? ये है खरगोन, ठीक है ना। ये नर्मदा के निकट में ये नावदा टेलु है, वहां पे की ताम्र पाषाण काल के ये साक्ष्य मिले हैं जो कि
1660, ध्यान रखिएगा 1660 ईसा पूर्व के ये साक्ष्य हैं, जिसमें कि मिट्टी की झोपड़ी, ठीक है ना, जो कि आयताकार और वर्गाकार तरीके की बनी हुई यहाँ पर प्राप्त हुई है। बाकी के ये तीनों की तीनों जो ऑप्शंस हैं ये पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें पाषाण काल की जितनी भी शैल चित्र हैं, गुफाएं हैं, उनमें ये सब प्राप्त हुए हैं। चंबल घाटी, भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? संथाल, निषाद, औरैया या फिर कौल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी। ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन बीच में दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। निषाद जो जाति थी ये सबसे प्राचीनतम जाति थी, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित जो वर्ण है उसमें से ये सबसे निचली क्रम की जाति, यानी कि शूद्र, इनको शूद्र कहा जाता था। शूद्र जाति थी ये, जो कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में, ठीक है ना, निवास करती थी। और ये अत्यंत प्राचीन शूद्र जाति मानी जाती है, ये जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। यानी कि महाभारत और रामायण काल की जो जाति थी उस समय की जाति में इनका आकलन होता है। निषाद और जो आपको याद होगा महाभारत के काल में जो क्षत्रिय थे, ठीक है ना, तो क्षत्रियों के समय में इनको सूद पुत्र माना जाता था। सूद पुत्र जो कर्ण है, कर्ण का नाम दिया गया था कि सूद पुत्र है ये, यानी कि उस समय भी ये जाति रही थी, निषाद जाति। और रामायण काल में जो भगवान राम थे, भगवान राम को जो नदी पार कराई थी जिस केवट ने, वो भी निचली जाति का था, शूद्र जाति का था, जिसको कि निषादों ने ही उसको पार कराया था। और साथ ही साथ महाभारत के काल में एकलव्य, जो एकलव्य था वो निषाद राज का ही पुत्र था, ठीक है ना, जिसको कि निषाद राज पुत्र कहा जाता था, निषाद राज पुत्र एकलव्य, ठीक है ना। तो वो शूद्र जाति का था, तो ये उस समय की जाति है निषाद, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया पांचवा, मध्यकालीन साहित्यकारों में जो प्रसिद्ध आचार्य केशवदास जी थे, उनकी निम्न में से कौन सी रचना है? रसिक प्रिया, शिव वामनी, छत्रसाल दशक या फिर प्रबोध प्रचासा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? केशवदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये जो केशवदास जी थे, ये ओरछा के जो राजा थे, ओरछा के जो नरेश थे, ठीक है ना, उनके दरबार में ये कवि थे। कौन से नरेश थे? इनका नाम भी पता होना चाहिए। वो थे इंद्रजीत, ठीक है ना, इंद्रजीत नाम था उनका, इंद्रजीत सिंह, जो कि इनके ही दरबार में ये कवि थे। और ये किस समय की काल की बात है? ये है 1555 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। ओरछा जो कि बुंदेला वंश का गढ़ रहा है, बुंदेला वंश का राज था, तो ये बुंदेला वंश के ही राजा थे, ठीक है ना। तो केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया। इसके अलावा इनकी अन्य रचना भी है जिनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एक है विज्ञान गीता, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी नखशिख, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरी कौन सी है? छंद माता, छंद माता और बारह मासा। इस तरीके से ये चार अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं जो कि केशवदास जी, आचार्य केशवदास जी ने इनको लिखा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है।
जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। कर्दकाम वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन, नहपान, उपेंद्र कृष्णराज या फिर नागभट्ट प्रथम? तो इसका जो सही विकल्प है वो है रुद्रदामन। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसी ने जो सुदर्शन झील है, ठीक है ना, जो जिसका पूरा का पूरा जो प्रमाण है वो गिरनार अभिलेख में मिलता है। गिरनार अभिलेख, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। गिरनार अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में बहुत जानकारी मिलती है और ये बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा रहा है कर्दमार वंश का। और गिरनार अभिलेख में जानकारी मिलती है कि जो सुदर्शन झील है उसका जो निर्माण का कार्य था वो रुद्रदामन ने ही करवाया था, ठीक है ना। इसको रिपेयर करवाया था बाद में, क्योंकि ये मौर्य वंश ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, बाद में इसको फिर से रिपेयर करवाया था रुद्रदामन ने, जो कि कर्दकाम वंश के थे, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले, ठीक है ना, रुद्रदामन ने ही सबसे पहले उस पर तिथि लिखी हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही प्रतापी एक प्रकांड पंडित था ये, ठीक है ना। रुद्रदामन एक प्रकांड पंडित था और इस कारण से इसने मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, एमपी में, याद रखिएगा एमपी में इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में तिथि युक्त यानी कि तिथि युक्त सिक्के चलवाए थे। सिक्कों पर तिथि लिखी रहती थी और वो सिक्के चांदी के थे, चांदी के सिक्के इसने शुरू करवाए थे, ठीक है ना। और इसका ये अभिलेख के बारे में मैंने बताया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गिरनार अभिलेख में इसके साक्ष्य मिले हैं कि सुदर्शन झील, ठीक है ना, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, ठीक है ना, इसका पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने, ठीक है ना। और ये कहां पर थे?
गुजरात में। गिरनार अभिलेख गुजरात में ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। जो कथन है इन पर विचार करना है। अकबर के शासनकाल में मालवा के शासक बाज बहादुर था, और बी, अकबर के सेनानायक अथम खां ने मालवा पर हमला कर बाज बहादुर को पराजित किया, और जिसे बाद में अकबर ने अपने नव रत्नों में स्थान दिया था। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? कथन ए, कथन बी, ए सही है परंतु बी गलत है, या फिर दोनों कथन सही है। तो इसका जो डी विकल्प है बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अकबर के शासनकाल में ही मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर, ये कहाँ पे थे? ये थे मांडू, ठीक है ना, जिसको मांडव बोला जाता था। मांडू जो कि कहाँ पे? धार में, ठीक है ना। मांडू इनकी राजधानी थी। वहां पर अकबर के शासनकाल में हमला किया था किसने? अथम खान ने, जो कि अकबर की सेना का सेनानायक यानी कि सेनापति था। और उस समय बाज बहादुर की पराजय हुई थी। और बाज बहादुर की रानी कौन थी? रानी रूपमती। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रणय स्थली रही है मांडू, और इनकी प्रेम की कहानियां वहां पर बिल्कुल अभी भी बताई जाती हैं। और अ, इन्होंने रूपमती ने, जब यह आक्रमण हुआ था, अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना, स्वयं को सुरक्षित करने के लिए। और बाद में बाज बहादुर की हार हुई, और हारने के पश्चात में पूरे के पूरे मांडू पर अकबर ने कब्जा कर लिया। देन उसके बाद में बाज बहादुर को अपने ही जो नवरत्नों में स्थान भी दिया था अकबर ने। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। तो इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। मांडू में जो जहाज महल है, ठीक है ना, और असरफी महल है, हिंडोला महल है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किसने अभिकल्पित किया था, यानी कि किसने उसको डिजाइन किया था? चार्ल्स कुरियन ने, महेंद्र राज, सतीश गुजराल, या फिर लॉरी बेकर ने? तो इसका सही विकल्प है चार्ल्स कुरियन ने नए विधानसभा भवन, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी में स्थित है, उसका पूरा डिजाइन चार्ल्स कुरियन ने तैयार किया था, ठीक है ना। और इससे पहले जो विधानसभा भवन है वो कौन सा था? वो था मिंटो हॉल। मिंटो हॉल, ठीक है ना। जो गवर्नर जनरल मिंटो जब आए थे, उस समय उनके स्वागत के लिए इस बिल्डिंग का, इस पूरी इमारत की को तैयार किया गया था, और वो यहाँ पर ठहरे थे। तब से इसका नाम मिंटो हॉल पड़ गया था। तो इसको बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा की इमारत के रूप में इसको कन्वर्ट किया। फिर बाद में नई विधानसभा बनी। उस नई विधानसभा का जो डिजाइन किया था वो चार्ल्स कुरियन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, वीसी शुक्ला, या फिर डीपी मिश्रा? तो इसका सही विकल्प है वीसी शुक्ला जी जो हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? जो मध्य प्रदेश के वन है उसमें सामान्य रूप से किस प्रकार के वृक्षों की अधिकता है? यह है इस क्वेश्चन का मतलब। साल, बांस, सागौन, या फिर चीड़? तो देखिए, सबसे अधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये पहले नंबर पर स्थान है सागौन का। और दूसरे नंबर पर स्थान है साल का। साल अगर कहीं पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, और सेकंड नंबर पर पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। मध्य प्रदेश के टोटल 25 से अधिक जिलों में, ध्यान रखना, 25 से अधिक जिलों में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश अगर वनों की तुलना में देखा जाए तो पूरे राज्यों में, जितने भी भारत के राज्य हैं, सबसे अधिक अगर वन क्षेत्र कहीं है तो वो है मध्य प्रदेश में। 77,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का एरिया है जो कि वनों से घिरा हुआ है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 77,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ-कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इंदौर और ग्वालियर। तो इसका जो सही विकल्प है वो सबसे आखिरी वाला बिल्कुल सही विकल्प है। जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई है, ठीक है ना। और ये कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1968 में। 1968 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, ठीक है ना, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा था? वो था 1956। 1956 के तहत 1968 में नवंबर में, ध्यान रखिएगा, नवंबर में हुई थी ये, और ये हुई थी 28 नवंबर को, 28 नवंबर 1968 में, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत और इसकी धारा 51(2), ठीक है ना, इसके अंतर्गत, ठीक है ना, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक है ना, उसकी 2 खंडपीठ बनाई गई थी, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। डेट जरूर याद रखिएगा, 28 नवंबर 1968 में, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, सूडान कप का संबंध किस खेल से है? जूडो, पाल नौकायन, पोलो, या फिर वाटर पोलो। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, पोलो जो खेल है उससे संबंध है इसका, सूडान कप का। और इस पोलो कप में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। यह कई अलग अलग समस्याओं का निवारण उपकरण या फिर ट्रबल शूटिंग टूल्स का एक संग्रह है। क्या है? नॉर्टन यूटिलिटीज, बैकअप, थ्रेड्स, या फिर डीफ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है नॉर्टन यूटिलिटीज। नॉर्टन यूटिलिटीज जो है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक ग्रुप सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंटीवायरस, ठीक है ना, एक ये नॉर्टन यूटिलिटी एक तरीके का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसमें कि बहुत सी यूटिलिटीज होती हैं, जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम का बैकअप लेना, ठीक है ना, उसकी डेटा की कॉपी बनाकर रखना, कोई भी छोटे मोटे अगर थ्रेड्स होते हैं जो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना, उनको रिमूव करना, और साथ ही साथ में डीफ्रेगमेंटेशन भी करना। ये सारी चीजें काम जो होता है ये नॉर्टन यूटिलिटीज का होता है, ठीक है ना। तो ये पूरे की पूरी एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है नॉर्टन यूटिलिटीज, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या फिर समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकते हैं? तो वो कौन सा विकल्प है जिससे कि ये सब होता है? ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, या फिर चैटिंग। तो आमने सामने रह के बात करने वाले जो ऑप्शन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह के ही जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या फिर एक समूह दूसरे समूह से आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? फेसबुक, नेटस्केप, गूगल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फेसबुक जो है दिस इज द सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है ना। और इस ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2004 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और इसके मालिक कौन है फेसबुक के? मार्क जकरबर्ग, ठीक है ना। और मार्क जकरबर्ग का एक और ऐप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट्सएप, जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है ना। और अभी उसकी जो डेटा प्राइवेसी में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उसके नए नियम निकालने की कोशिश की थी उसने, और वो भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? और बाकी ये नेटस्केप जो है दिस इज द ब्राउजर, ये एक ब्राउजर है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ब्राउजर है ये। और गूगल इज ए सर्च इंजन, ठीक है, ये क्लियर है आपको? ये सर्च इंजन है गूगल, जिसमें कि अपन डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है दैट वी कैन सर्च इनटू द गूगल सर्च इंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, 16वां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1992, 13 अक्टूबर 1992, या फिर 12 अक्टूबर 1993, या 13 अक्टूबर 1993 की। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 अक्टूबर 1993, यानी कि 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। और ये एक क्या है?
संवैधानिक संस्था है। देखिए, ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इस पे भी पूरा के पूरे क्वेश्चंस बनने की पूरी चांसेस होते हैं कि ये संस्था कैसी है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। साथ ही साथ ये इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें पूरी की पूरी जो टीम होती है ये 1+7 होती है, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए। जो एक संवैधानिक संस्था है और इसमें पूरी की पूरी टीम जो होती है, पदेन जो सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं और एक इसमें अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, और बाकी 12 अक्टूबर 1993 को ये आयोग की स्थापना कर दी गई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है ना। ये भी क्लियर होना चाहिए, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की आयु वर्ग, मतलब किस आयु वर्ग के जो बच्चों हैं उनका संरक्षण कार्य करता है? A, B, C, D। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 0 से लेके 18 वर्ष तक के, मतलब कि 18 से कम वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका संरक्षण करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 2005 में, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए कि 2005 दिसंबर में इसकी स्थापना कर दी गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है ना। जितने भी आयोग हैं जो कि राष्ट्रीय आयोग हैं, ये मान के चलिए, उनका सभी के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। बाकी जो राज्य के आयोग हैं उसके हेडक्वार्टर्स राज्य की राजधानी में होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी आयोग हैं, उस पर मैंने अलग से MCQ सीरीज तैयार की हुई है। तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट टू दैट पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है ना। MPPSC प्रीलिम्स, इसी सीरीज में आपको, यही जो सीरीज चल रही है MPPSC की, इसी में वो सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। और साथ में वो इसमें नहीं मिलेंगे, सॉरी, वो मिलेंगे MPPSC प्रीलिम स्टडी, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट से जाकर आप वो सारे वीडियोस देख पाएंगे। उसमें पूरी MCQs मिलेंगी सभी आयोग की, और साथ में सभी टॉपिक्स जितने भी आयोग हैं उन पर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी थ्योरी है उसमें, तो उसको भी आप पूरा देख सकते हैं जाकर कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश के सार्वधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं? उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी। देखिए, मध्य प्रदेश का जो चंबल का क्षेत्र है, ठीक है ना, वही क्षेत्र है यहाँ पे कि इस तरीके के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और सबसे अधिक क्षेत्र में ये विस्तृत हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कि वर्षा का जो लेवल है वो कितना है? 25 से लेके 75 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है ना, इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो ये सारे क्षेत्र ऊपर का, अपन अगर नीचे चला जाए तो रतलाम, और ऊपर में यहाँ पे कि 25 से लेके 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वो क्षेत्र और भी हैं, जैसे टीकमगढ़ हुआ, बुंदेलखंड का क्षेत्र, और नीचे मालवा के क्षेत्र में चले जाएं तो अपना मंदसौर और निमाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 25 से लेके 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। बबूल, कीकर, पलाश, तेंदू, ये सारे जो वृक्ष हैं, ये पेड़ हैं, ये सबसे अधिक मात्रा में ऐसे वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती, या फिर नर्मदा। तो इसका सही विकल्प है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी जो है, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में है विंध्याचल, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और इसके दक्षिण में जो है वो है सतपुड़ा, ठीक है ना, ये दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बीच से नर्मदा घाटी पूरी की पूरी बह रही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा, और गहरे घाट, ठीक है ना, गहरे गड्ढों का निर्माण करते हुए ये पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। और ये कहां पर? खंबात की खाड़ी में गिरती है,
और इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है 1077 किलोमीटर और तीनों राज्यों में मिलाकर 1312 किलोमीटर का ये सफर करती है। ठीक है ना, शुरुआत होती है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर में अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2020 की, उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें नदियों पर पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको और ये स्पेशल क्लास है तो वो शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा 6 PM to 7 PM, यानी कि टोटल 1 घंटे की क्लास है ये। और इस 1 घंटे में मैं नदियों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ मध्य प्रदेश की। ठीक है ना, तो ये पहली क्लास है। इसके बाद में अगर इसमें मध्य प्रदेश की नदियों का पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं होता है तो अगली क्लास भी अगले दिन 6 बजे, ठीक है ना, शाम को फिर लेंगे हम लगातार। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से कहना चाहूंगा कि मेरी उस क्लास में आके आप आज शाम को 6 बजे जरूर जुड़ें। वो लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में और आपके मन में जो भी डाउट है नदियों से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के, वो मुझसे वहां पर क्लियर कर सकते हैं। लाइव रहेंगे, मैं लाइव आपको वहां पर दिखूंगा। यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद योर कमेंट्स। ओके, तो सभी विद्यार्थी जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो पे इस लाइव क्लास से जरूर जुड़े हैं। ठीक है ना, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 20वां, नामदफा अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका जो सही विकल्प है वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसमें ये नामदफा अभ्यारण्य स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1972 में। ठीक है ना, सन जरूर याद रखना। और उसके बाद में 1983 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व में आया था ये 1983 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की जलवायु है, कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म व शुष्क जलवायु या फिर ठंडी जलवायु? तो इसका जो सही विकल्प है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसून। जो जलवायु है वो मध्य प्रदेश में आती है और जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ये क्लियर होना चाहिए। और 5 कौन-कौन से हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसको कि आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो जो 5 भाग हैं वो है, देखिए, मालवा का पठार, ठीक है ना, मालवा का पठार, यहाँ पर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखूंगा मैं धीमे-धीमे, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा विंध्य व सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है ना, विंध्य यहाँ से कि नर्मदा और अन्य नदियों का जो उद्गम हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा जंगल का क्षेत्र है जो कि जलवायु से के अंडर में आता है। ठीक है ना, कोई भी क्षेत्र है, ठीक है ना, विंध्य और सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। चौथा है नर्मदा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ठीक है ना, और पांचवा आखिरी बघेलखंड का पठार। ठीक है ना, बघेलखंड जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है बघेलखंड। ठीक है ना, बघेलखंड का क्षेत्र जो है बघेलखंड का पठार बोलते हैं इसको। ये तो ये 5 जो है 5 भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया। और जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, और इसी कारण से मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है ना, ये जलवायु के कारण ही मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल कोरिलेट होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी अपन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राज्य में उत्पादन की दृष्टि से फसलों को घटते क्रम में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? आ, बा, सा या फिर दा? ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? इसका सही विकल्प है सी वाला। ठीक है ना, सबसे पहले सोयाबीन, जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है राज्य में। ठीक है ना, और सारे राज्यों में सबसे अधिक अगर सोयाबीन कहीं होती है तो वो मध्य प्रदेश में होती है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं इसको मध्य प्रदेश को, ये क्लियर होना चाहिए।
सबसे ज्यादा पैदावार सोयाबीन की करने वाला स्टेट, सोया स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में फिर गेहूं का नंबर लगता है, गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन के बाद में, फिर चावल और फिर मक्का का। अगर पूरे मध्य प्रदेश को देखा जाए, ठीक है, नहीं तो राज्यों के मामले में हो गया, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखा है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार करने वाली जो फसल है वो है गेहूं। ठीक है ना, जी मैं अलग बता रहा हूँ आपको, इसको क्लियर रखना। अगर राज्यों के मामले में सभी राज्यों में सबसे अधिक पैदावार सोयाबीन की होती है, फिर उसके बाद में गेहूं की, फिर चावल की, फिर मक्का का नंबर लगता है। लेकिन अगर राज्य के आंतरिक मामले में देखा जाए तो सबसे अधिक पैदावार गेहूं की होती है, यहाँ पर गेहूं सबसे अधिक पैदा होता है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक ताप विद्युत गृह स्थित है? देखिए अमरकंटक लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपका डायरेक्ट क्लू जाना चाहिए, डायरेक्ट बिल्कुल दिमाग जाना चाहिए कि अमरकंटक किस जिले में मौजूद है, तो उससे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर और हरदा। तो इसका जो जिला है अमरकंटक का वो अनूपपुर है, तो सीधी सी बात है अमरकंटक तापविद्युत गृह कहाँ होगा? अनूपपुर में होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अमरकंटक तापविद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? देखिए ये हुई थी 1965 में, ये क्लियर होना चाहिए। 1965 में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इस तापविद्युत गृह की स्थापना की गई थी। और इस तापविद्युत गृह में जो कोयला दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? ये दिया जाता है सोहागपुर से, ये क्लियर होना चाहिए। सोहागपुर जो है, सोहागपुर जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खान है, ठीक है ना, क्योंकि ताप विद्युत परियोजना है तो सीधे सीधे लिंक आना चाहिए कि ये कोयले से बिजली बनाई जाती है। लेकिन कोयला अकेला नहीं बनाता है, इसमें जल यानी कि पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। कोयला और जल मिलाकर ये ताप विद्युत परियोजना संचालित की जाती है। तो इसमें जो जल है वो किससे दिया जाता है? देखिए अनूपपुर है तो अनूपपुर से तो बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा है, दूसरी सोन है और तीसरी सोन की सहायक नदी है जोहिला। तो ये तीनों नदियां वहीं से निकली, अनूपपुर के अमरकंटक से। तो इस ताप विद्युत परियोजना को जो जल दिया जाता है ये दिया जाता है सोन नदी से। सोन नदी से इसको जल मिलता है और सोहागपुर से इसको कोयला दिया जाता है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, और ये कहां पर है? अनूपपुर में। तो सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 92 जो 92वां एकेडमी पुरस्कार है और ऑस्कर का 2020 का किस फिल्म को प्रदान किया गया? जोकर, मैरिज स्टोरी, पैरासाइट या फिर टॉय स्टोरी 4? तो इसका सही विकल्प है पैरासाइट। पैरासाइट को दिया गया था ये 92वें एकेडमिक पुरस्कार जो कि ऑस्कर 2020 में प्रदान किया गया। ठीक है ना, ये 92वां एकेडमिक पुरस्कार था जो कि ऑस्कर का था, जो कि फरवरी 2020 में, ठीक है ना, फरवरी में दिया गया था। ये भी याद रखना, फेब 2020 में 9 फरवरी को ये पूरा समारोह हुआ था और उसमें ये पुरस्कार पैरासाइट मूवी को दिया गया। अच्छा, ये पहली गैर, ठीक है ना, नॉन इंग्लिश मूवी थी, ये नॉन इंग्लिश मूवी थी जिसको कि ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, 52 सिंचाई परियोजना, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश गुजरात? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है 52 परियोजना। अच्छा, 52 नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये 52 नदी पर ये परियोजना बनाई गई है। ठीक है ना, ये परियोजना कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में ही है, ध्यान रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना इसलिए है क्योंकि ये 52 जो नदी है ये महाराष्ट्र से होकर नीचे गुजरती है। ठीक है, और ये गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, गोदावरी नदी की ये सहायक नदी बनती है। ठीक है, और ये बालाघाट जिले में है। ठीक है ना, 52 जो सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये बालाघाट की जो कटंगी है, बालाघाट की कटंगी, कटंगी का एक गांव है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कुरटावा, कुरटवा। ठीक है ना, वहां पर कुरटवा गांव में ये परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, ये क्लियर है। और इसमें टोटल जो लागत आई थी, ये आई थी 1407 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी इस योजना में। और इसमें मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र दोनों के जो सिंचाई क्षेत्र हैं, जो खेत खलियान है और कृषि भूमि है, उसमें सिंचाई की जाती है, ठीक है ना, सिंचाई की परियोजना है। अच्छा, इस योजना का नाम बाद में इसको बदल भी दिया गया और अभी इस योजना को राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, राजीव गांधी परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये राजीव गांधी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना सिंचाई परियोजना के नाम से थी, लेकिन अभी इसको करंट में राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें आप, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में वीडियो को आप लाइक भी करते चलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पेपर है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें मेरी इस सीरीज के माध्यम से, क्योंकि सारे मिक्स क्वेश्चंस मैं इसमें आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो सभी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरी सीरीज से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करते हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, जिससे कि आपके एक भी वीडियो मिस नहीं होंगे और सारे वीडियोज आप देख पाएंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ एमपीपीएससी का जीके और मध्य प्रदेश जीके की भी जो सीरीज चल रही है मेरे चैनल के माध्यम से, उसको भी आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा कल ठीक इसी समय आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।